नवीदा खाला बाजी के पड़ोस में रहती थी। उनकी बेटी मारिया बड़ी हसीन थी। शू मई किस्मत, उनकी कफालत करने वाला कोई न था। खाला घर चलाने के लिए गुड़ की मिठाई बनाकर बेचती थी। इस कलील आमदनी में गुजारा मुमकिन न था। खाला ने अपने भाई वसी को खत लिखा कि घर में फाके हो रहे हैं, तुम सऊदी अरेबिया में हो सके तो हर माह कुछ रकम भेज दिया करो। वसी को उन्हीं दिनों एक अच्छी मुलाजमत मिली थी। सोचा कि शायद बेवा बहन की कफालत के लिए अल्लाह ने रिज़्क का यह दर खोला है। वो हर माह नवीदा खाला को एक माकूल रकम भिजवाने लगा। 2 वक्त की रोटी पेट भरकर मुयस्सर आने लगी तो खाला ने बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चाहती थी कि किसी अच्छे घराने का रिश्ता आ जाए तो वक्त पर हाथ पीले कर दे। लेकिन मारिया दूसरी तरह की लड़की थी। वो खुद को मनवाना और कुछ करके दिखाना चाहती थी। आज़ाद ख्याल थी और किसी का दबाव कबूल ना करती थी। उसे नित नए लिबास पहनने का शौक था। घर के कामों में दिलचस्पी ना थी। हर वक्त बन ठन कर रहती थी। माँ उसे रोकती टोकती, लेकिन वो माँ का कहना बिल्कुल ना मानती थी। जब जी चाहता बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे घर आ बैठती। मेरे बहनोई सुबह से काम पर चले जाते और बाजी खाना पकाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती। तभी वो दबे कदमों सेन से गुजरकर मुदस्सर के कमरे में घुस जाती। बाजी के देवर का नाम मुदस्सर था और उसका कमरा अलग थलग था। उन दिनों मेरी उम्र 10-12 बरस थी। मारिया मुझे इशारे से बुलाकर कहती, चाय बना दो। मैं किचन में जाकर चाय बनाकर ले आती। उन दिनों किसी बात का शऊर ना था। मारिया मुदस्सर के साथ जो बातें करती वो कुछ समझ में आती और कुछ ना आती। मैं उसकी गर्विदा थी। वो अपने घर से मेरे लिए गुड़ की मिठाई और तिल के लड्डू जरूर लेकर आती थी। ये मिठाई मुझे बहुत पसंद थी। शायद इसी सबब वो मुझे अच्छी लगती थी। मारिया का हमारे घर आना मेरी बहन को पसंद ना था, लेकिन खाला नवीदा की वजह से उसे कुछ ना कहती थी, मगर मुझे मना करती कि इस लड़की से ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं, ये अच्छी लड़की नहीं है। अपनी बहन की ये रोक टोक मुझे नागवार गुजरती थी। सोचती कि एक यही तो है जिसकी वजह से मेरा दिल यहाँ लगा रहता है, वरना बाजी के घर में तो बोरियत बरसती थी। उन दिनों वो उम्मीद से थी। उनकी तबीयत खराब रहती थी। किसी से बात ना करती, थोड़ा सा काम करती और जाकर कमरे में लेट जाती। बाजी की सास बूढ़ी थी। वो भी अपने कमरे में लेटी रहती थी। उनकी देखभाल एक रिश्तेदार औरत करती थी, जो सुबह 10 बजे आती और शाम 5 बजे घर चली जाती थी। ऐसे माहौल में भला कोई बच्ची कैसे खुश रह सकती थी। अम्मी भाई के पास दुबई गई हुई थी, इसलिए मुझे बाजी के पास रहना पड़ा था। लड़कियां तो अपनी हमजोलियों में ही खुश रहती हैं। मुझे तन्हाई का एहसास सताता तो मारिया से बातें करने लगती थी। वो भी खूब प्यार जतलाती। वो मेरे एहसासात समझती थी। बाजी को मारिया की वजह से काफ़ी उलझन महसूस होती, लेकिन मैं यहाँ कुछ अरसे के लिए आई थी, इसलिए वो मुझ पर सख्ती ना करती थी। मुझे जब मौका मिलता छत पर जाकर मारिया को बुलाती, वो फौरन आ जाती। मुदस्सिर घर न होता तो मुझसे बातें करती। उसकी बातें ऐसे मौजूआत पर होती जो नौ उम्र लड़कियों के दिल को गुदगुदाते हैं। बाजी का घर ऐसी जगह था जहाँ बाहर की तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी। जब वो सो रही होती, मारिया और मैं घर से निकलकर झाड़ियों में बैठ जाते। यहाँ की ठंडक अच्छी लगती। सामने होटल था। वो पूछती, बीना क्या गरम गरम समोसे खाओगी? चटनी के साथ बड़ा मजा आएगा। मेरे मुंह में पानी भर आता। सामने ही कढ़ाई में होटल का मुलाजिम समोसे बना रहा होता। ये एक खूबरू नौजवान था जो किसी दूसरे शहर से तलाशी रोजगार के लिए आया था और इस चाय खाने पर मुलाजिम हो गया था। उसका नाम वजीर था। बाजी सो जाती तो मारिया मुझे झाड़ियों में ले जाती। खुद एक पत्थर पर बैठ जाती और कहती, ये लिफाफा जाकर वजीर को दे दो और कहो कि इसमें समोसे डाल दे, लिफाफे में पैसे हैं। मैं लिफाफा ना खोलती और जाकर उस लड़के को थमा देती। वो इसमें से खत निकाल लेता और गरम गरम समोसे डाल देता, साथ चटनी की थैली भी। यूं वो रोज अपने पैसों से समोसे मंगवाकर मुझे खिलाती और खुद भी खाती। ये गोया एक तरह की पिकनिक थी हमारे लिए। इस होटल के स्टोर की खिड़की झाड़ियों की तरफ खुलती थी। वो इस खिड़की में आकर मारिया से बातें भी करता था। वो अजीब लड़की थी, इतनी बेबाक थी कि मुझे डर लगता, लेकिन उसे किसी का डर न था, जैसे किसी को कुछ समझते ही ना हो। बाप का साया सर पर था और ना कोई बड़ा भाई था उसका। शायद इसी वजह से वो इतनी दिलेर हो गई थी। मारिया ने छठी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी, मगर जाहिर करती जैसे उसे बहुत कुछ आता है। गली के लड़कों से भी हंस हंस कर बातें करती। उन दिनों उसकी उम्र 16 साल होगी, लेकिन
लंबे कद और सेहतमंद होने की वजह से वो 18 बरस की नजर आती थी। एक दिन मुदस्सर ने बाजी से कहा, भाभी क्या आपको पता है कि मारिया उस होटल वाले लड़के वजीर के साथ भाग गई है? मैंने खुद उसे लारी अड्डे पर उसके साथ जाते देखा है। आप जाकर उसकी माँ को बताइए। मुझे क्या पड़ी है, वो भाड़ में जाए। ये कहकर मेरी बहन ने हकारत से मुंह फेर लिया। मुदस्सिर को मगर चैन ना था। वो उनके सार हो गया कि जाकर नवीदा खाला को बताएं वो भाग गई है। भाग गई है तो अच्छा हुआ, हमें क्या। मैं नहीं जाती उसकी माँ को बताने। तुम भी चुप रहो, खुद ही जान लेगी वो अपनी बेटी के करतूत। मुदस्सर तो चुप हो गया, मगर जमाना कहाँ चुप रहता। अगले दिन हर तरफ यही चर्चे थे कि नवीदा की लड़की भाग गई है। दरअसल मोहल्ले वाले भी उसको अच्छा ना समझते थे, बल्कि उसकी माँ को इल्जाम देते थे कि उसने लड़की को इतनी ढील दी हुई है। उन्होंने नवीदा खाला से कोई हमदर्दी ना की। वो रो रो कर बेटी को पुकारने के सिवा कुछ ना कर सकी। भला वो क्या कर सकती थी? उनका कौन था साथ देने वाला? एक भाई, वो भी हजारों मील दूर सऊदी अरेबिया के किसी मकाम पर काम करता था। वो भला क्यों कर उनकी पुकार सुनता? मुदस्सिर का एक दोस्त तोकीर लाहौर के एक फिल्म स्टूडियो में काम करता था। उसने मुदस्सिर को फोन किया कि तुम्हारे पड़ोस में जो लड़की रहती थी वो यहाँ आई हुई है, वो फिल्म में काम करना चाहती है। तोकीर एक बार मुदस्सिर से मिलने आया था और वो मारिया को देख चुका था, तभी पहचान गया और फोन कर दिया। मुदस्सिर ने पूछा, किसके साथ है और कहाँ ठहरी हुई है? अता पता बताओ तो मैं उसकी माँ को खबर करूं। जिस लड़के के साथ आई है मैं उसे नहीं जानता, मगर उस लड़के का एक रिश्तेदार यहाँ फिल्म स्टूडियो में एक्स्ट्रा का रोल करता रहा है। ये लोग उसी के घर ठहरे हुए हैं। मुदस्सिर ने दोस्त से राब्ता रखा। कुछ दिनों बाद उस लड़के का दोबारा फोन आया कि मारिया को एक फिल्म में एक्स्ट्रा का रोल मिल गया है और अब उसे दूसरी लड़कियों के साथ डांस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मारिया के बारे में कुछ दिनों बाद तोकीर ने मुदस्सिर को एक नई खबर दी कि वो एक नौजवान लड़के के साथ घुल मिल गई है जो फिल्म में हीरो के रूप में जलवागर होना चाहता है। एक अमीर बाप का बेटा है, खूबसूरत और हैंडसम है और फिल्म साज को सरमाया फराहम करने के बदले में हीरो बनना चाह रहा है, लेकिन उसे अदाकारी नहीं आती। उसका नाम वलीद है। वलीद का बाप शहर का एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर था और ये इसका अकलौता बेटा था। बाप उसकी हर आरजू पूरी करता था। वलीद ने मारिया को देखा तो उसे ये लड़की भाग गई। वलीद ने मारिया से शादी का फैसला कर लिया। ये बात वजीर खान और उसके रिश्तेदार नौजवान के लिए सदमे का बायस बनी। मारिया ने लोगों को धुतकार दिया और वलीद की दी हुई रिहाइश गाह में रहने लगी। वजीर सख्त बरहम था। मारिया उसे शादी का ख्वाब दिखाकर यहाँ तक पहुंची थी और अब वो उसे देखकर मुंह फेर लेती थी। वो स्टूडियो वलीद की गाड़ी में आने जाने लगी। एक रोज जबकि मारिया स्टूडियो आई हुई थी, दोस्त ने वलीद को फोन कर दिया। वो भी वहां आकर मारिया से झगड़ने लगा कि तुम मेरे साथ आई थी तो अब मेरे साथ चलो, वरना अच्छा ना होगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, जबकि तुम्हारी खातिर मैंने नौकरी छोड़ दी है। हो सकता है कि पुलिस में तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी हो, तो फिर पुलिस भी मेरे पीछे होगी। मैं तो तुम्हारे चक्कर में कहीं का ना रहा। अभी इनमें झगड़ा हो रहा था कि वलीद वहां आ गया, जो फिल्म साज के दफ्तर में बैठा हुआ था। उसने जो वजीर को मारिया से झगड़ते देखा, उसे सख्त गुस्सा आया। वजीर की सख्त लहजे में बेइज्जती की कि तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकलवा दूंगा, दफा हो जाओ और आइंदा कभी इधर नजर मत आना। फिर उसने मारिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया। वजीर अपनी इस तौहीन पर सारतापात जल कर भस्म हो गया। उसने कसम खाई कि मारिया को उसकी बेवफाई का मजा चखा कर रहेगा। वलीद मारिया को लेकर अपने घर गया और वालिदैन से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। बाप ने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिशमंद इस लड़की को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो लड़की घर छोड़कर यहाँ तक आ गई है वो बहू बनाने के लायक नहीं है। वलीद ने असरार किया तो बाप ने उसे घर से निकाल दिया। वलीद मारिया को लेकर अपने एक दोस्त के खाली फ्लैट में आ गया और उससे कहा कि जब तक वो निकाह का इंतजाम करता है वो यहाँ रहेगी, वो उसकी देखभाल के लिए आता रहेगा। वलीद ने यह भी हिदायत की कि अब वो स्टूडियो नहीं जाएगी और ना किसी फिल्म में कोई रोल करेगी। मारिया बहुत खुश थी कि वलीद जैसे खूबरू और अमीर लड़के ने उसे अपनाने का वादा कर लिया था और रिहाइश भी दे दी थी। जरूरत की हर शय फ्लैट में मौजूद थी। उसने स्टूडियो जाने का इरादा तर्क कर दिया कि अब एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद रोशन हो गई थी। वो खुद भी जिंदगी शरीफाना अंदाज से गुजारना चाहती थी। बाहर की दुनिया की एक झलक देखकर उसे अंदाजा हो चुका था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बेसहारा लड़की का बड़ी अदाकारा बन जाना, दौलत और शोहरत कमाना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन वलीद आया तो उसने कहा
کہ وہ کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہے۔ ولید نے گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیا۔ وہ بازار چلی گئی۔ وزیر اس کی تلاش میں تھا، دن رات ٹوہ میں لگا رہتا تھا، کہیں نظر آ جائے تو اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لے۔ اس نے اپنے شہر سے 2 دوستوں کو بلا کر اس مشن میں ساتھ ملا لیا، جو اسلحہ رکھتے تھے اور اس کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہاری بے عزتی کا بدلہ لینے میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب ولید کی گاڑی اسٹوڈیو کے سامنے سے گزری تو انہوں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس میں ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا اور ماریا کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ ایک دن اس فلیٹ کے در پر دستک ہوئی جہاں ماریا رہ رہی تھی۔ ماریا نے یہ سمجھ کر دروازہ کھول دیا کہ ولید آیا ہوگا، کیونکہ وہ اسی وقت آتا تھا اور اس کے سوا کوئی یہاں نہیں آتا تھا۔ دروازے پر جب اس نے وزیر کو دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ وزیر، تم یہاں؟ تم کیسے پہنچ گئے یہاں؟ لگن سچی ہو تو آدمی چاند پر بھی پہنچ جاتا ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ کیوں آئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، اب دوبارہ مت آنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تم مجھے دھوکہ دو اور میں اتنی آسانی سے چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، بس میری تھوڑی سی عرض سن لو تو میں پھر چلا جاؤں گا۔ کہو، جلدی کہو اور جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ولید آ جائے اور اس کا اتنا خیال ہے، اور جس نے تمہاری خاطر زندگی داؤ پر لگا دی اس کا کوئی خیال نہیں۔ پہلے میرے ساتھ وقت گزارا اور اب ولید کے ساتھ عیش کر رہی ہو، یہ ٹھیک بات نہیں۔ بتاؤ، کیا یہی ہے محبت؟ اف، تم وہ بات کرو وزیر جو تم نے کہنی ہے۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، میرے کزن کو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ماریا کو ایک بار فلم اسٹوڈیو لے آؤ، ہم اسے فلم میں ہیروئن کا رول دیں گے۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو تم خود چل کر ڈائریکٹر سے بات کر لو۔ مجھے کوئی رول نہیں کرنا اب وزیر، خدا کے لیے میرا وقت برباد نہ کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تبھی وزیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے کھینچتا ہوا فلیٹ کے اندر لے گیا۔ اسی دوران اس کے دونوں دوست جو فلیٹ کے نیچے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے، اوپر آ گئے۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھا تو اندر جھانکا۔ وزیر اور ماریا میں ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ وہ بھی فلیٹ میں گھس آئے اور تینوں نے مل کر ماریا کو زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ آنن فانن یہ لوگ وہاں سے نکلے، فلیٹ کو باہر سے بند کر کے گاڑی میں فرار ہو گئے۔ ولید جب فلیٹ پر آیا تو ششدر رہ گیا، کیونکہ دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھا ماریا فلیٹ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے اپنے دوست کو جو فلیٹ کا مالک تھا فون کیا کہ فوراً آ جاؤ، فلیٹ پر تالا پڑا ہے اور ماریا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ مختار جب آیا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ بات اتنی سادہ نہیں، معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اس نے اپنے ایک واقف کار پولیس والے کو فون کیا۔ وہ لوگ فوراً آ گئے۔ ان کی موجودگی میں جب تالا توڑا گیا، اندر ماریا بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ یہاں تک کا احوال مدثر تک پہنچا۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ میرے اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ امی جان دبئی سے واپس آ چکی تھیں۔ باجی نے مجھے واپس امی جان کے پاس بھیج دیا۔ آج سوچتی ہوں تو ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس واقعہ کو بڑی مدت ہو گئی ہے، شاید ماریا کے اپنے بھی اسے بھلا چکے ہوں، لیکن میں آج تک اس لڑکی کو بھلا نہیں سکی جو کسی پارے کی طرح تھی اور ایک لمحے کو بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ شاید اس کی اسی پارا صفت شخصیت نے اسے موت سے ہمکنار کرایا۔ اکثر سوچتی ہوں بعض لوگ کیوں اتنے پارا صفت ہوتے ہیں، کیا چیز انہیں چین نہیں لینے دیتی، ہر دم بے چین رکھتی ہے، بالآخر اپنی اسی سیماب صفتی کے ہاتھوں موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ حالات ان کو بے چین رکھتے ہیں یا وہ پیدائشی اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔